हेलो एवरीवन, दिस इज़ आबो स्नेही और आज हम 29 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक और न्यूज़ मुझे आपको देनी है कि आज मैंने इकोनॉमी का जो हमारी सीरीज़ चल रही है इकोनॉमिक्स की, उसका मैंने 4th लेक्चर लॉन्च करा है, तो प्लीज़ उसे जाके भी देखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। जयशंकर डिस्कसेस टाइज विद ट्रम्प्स एनएसए चॉइस। सो बेसिकली क्या हुआ है कि हमें पता है कि इस साल नवंबर में यूएस के इलेक्शंस थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप विक्टर रहे थे, बट अभी तक वो प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। जनवरी के अराउंड, आई थिंक जनवरी 20th को फाइनली उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी। अभी भी जो बाइडन ही क्या है, प्रेसिडेंट है यूएस के। लेकिन नवंबर से जनवरी तक जो यूएस में टाइम चलता है, वो यही ट्रांजिशन पीरियड चलता है, जहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है वो अपकमिंग गवर्नमेंट को अपना जो एक ट्रांजिशनिंग फेज में मदद करती है कि कैसे नए ऑफिस को देखा जाएगा। एनीवे, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहेंगे, उनके साथ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक मीटिंग करी है। इसमें ज़्यादा चीज़ें बात नहीं हुई, बहुत ही बेसिक मीटिंग थी, क्योंकि अब तक ये इलेक्ट या अपॉइंट नहीं हुए हैं, ये फ्यूचर में अपॉइंट होंगे, तो इसलिए कुछ ऑफिशियल डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। बट यहाँ पे डेफिनेटली इंडिया ने बोला है कि वो इस ट्रांजिशन में सपोर्ट करेंगे, वो सही सारी चीज़ें हैं। हाउएवर, क्योंकि यूएस का इलेक्शन हुआ है और हमने नॉर्थ अमेरिका कभी डिस्कस नहीं करा। मैंने बहुत सारे रीजन्स आपके साथ डिस्कस करें इस चैनल पे, नॉर्थ अमेरिका का आज तक डिस्कशन नहीं करा, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इलेक्शन हुआ है और बहुत सारी इंडिया कनाडा के भी काफ़ी न्यूज़ थी इस पूरे साल, तो ये रीजन काफ़ी न्यूज़ में था। तो इस पर जोग्राफिक बेस्ड प्लेसेस इन न्यूज़ वाला कोई क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में और बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, तो इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहले मैं माउंटेन रेंजेस बहुत ही ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये स्टैटिक का पोर्शन है, बट बहुत ही ब्रीफली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे रॉकीज़ माउंटेन रेंज है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और माउंटेन रेंज है जिसको सियरा नेवादा बोलते हैं। देन यहाँ पे एक छोटी सी माउंटेन रेंज है जिसको एपलेशन माउंटेन्स बोला जाता है। देन यहाँ पर ऊपर के साइड कनाडा के अंदर यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन रेंज है, ठीक है, यहाँ पे मैकेंजी माउंटेन रेंज। उसके अलावा नीचे के साइड मैक्सिको के अंदर भी यहाँ पे जो रेंज है वो है सियरा माद्रे। ठीक है, तो ये बेसिक माउंटेन रेंजेस हैं जो आपको नॉर्थ अमेरिका में इनका आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, एंड ये ऐसे अरेंज्ड है कुछ पर्टिकुलर पैटर्न में। तो यहाँ पे जो लेक है उसका नाम है लेक सुपीरियर। उसके बाद इस साइड है लेक मिशिगन। देन यहाँ पर है लेक HURON हुरॉन। उसके अलावा यहाँ पे है लेक इयरी। एंड देन फाइनली यहाँ पे है लेक ओंटारियो। अब ना प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए दे देंगे इनको, तो आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर में है। तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इयरी एंड ओंटारियो, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत। फाइन, तो ये 5 ग्रेट लेक्स इनको बोला जाता है, यूएस के ग्रेट लेक्स। और देख सकते हो ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा जो ये कनाडा और यूएस की बॉर्डर है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एक अलास्का है। अलास्का जो है वो यूएस का ही पार्ट है, और अलास्का के इस साइड आप जाओगे तो यहाँ से रशिया चालू हो जाता है, और रशिया और अलास्का के बीच में एक छोटा सा स्ट्रेट है जिसको आप बेरिंग स्ट्रेट भी बोलते हो। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट उसको बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ये जो यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम है हडसन बे। और यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे मेक्सिको आ जाता है, तो ये जो वाटर बॉडी है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ मेक्सिको। फाइन, उसके अलावा ये जो रीजन है इसको गल्फ ऑफ अलास्का बोल दिया जाता है, क्योंकि अलास्का के काफ़ी पास है। एंड हाँ, बस अभी इतनी ही चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये पहली बार मैंने नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करा है, तो मुझे लगा कि एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। सो इससे प्रीलिम्स में जोग्राफी बेस्ड, प्लेसेस इन न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कॉन्स्टिट्यूट्स अ फैक्ट फाइंडिंग पैनल टू प्रोब असॉल्ट। तो रिसेंटली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आई थी, जहाँ पे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक वुमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। सो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है, उसने सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप, खुद से ही,
क्योंकि सुओ मोटो के प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, किसी को कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है उनके अंडर। सुओ मोटो में वो खुद ही जाके, उनको लगे कि ये कोई बड़ा टॉपिक है, वो खुद ही जाके किसी भी केस को ले सकते हैं और उस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये होता है सुओ मोटो का मतलब। और प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट आ जाएंगे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास किसी केस को सुओ मोटो लेने की पावर नहीं है, ये स्टेटमेंट लिखा होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डेफिनेटली पावर है और इस न्यूज़ में हमें पता है। तो उन्होंने एक छोटी सी कमेटी, सब कमेटी बनाई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। अब ऐसा नहीं है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर ही काम करती है, ऐसा नहीं है। उनका जो रेगुलर प्रोसीजर वो काफ़ी डिफरेंट है, बट इस केसेस में उन्होंने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको बनाया है। अब क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके बारे में समझना। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, ये स्टार्टिंग से इंडिया के अंदर नहीं था, ये 1992 के अंदर ही बना है। दूसरी चीज़, इस पर्टिकुलर बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई मेंशन नहीं है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये बनी कैसे है? इसके लिए एक लॉ पास करा गया था, जो कि मतलब एक एक्ट पास करा गया है 1990 के अंदर, और इसीलिए ये एक लीगल बॉडी आप इसको बोल सकते हो, ये इसको आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी बोल सकते हो। ठीक है, तो जो भी बॉडीज किसी एक्ट या लॉ के थ्रू बनती है उसको आप लीगल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हो। अगर उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया जाए, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी। बट फिलहाल ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लिए पास नहीं हुआ। और इसीलिए मेंस में अगर आपके पास नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का कोई क्वेश्चन आता है, तब आप सजेशन में ये लिखोगे कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दिया जाए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसकी ओवरऑल एक चेयरमैन होता है और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। उसके अलावा 5 और मेंबर होते हैं। अब ये जो मेंबर है, ये डिफरेंट डिफरेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, लॉबी ग्रुप्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ओवरऑल ये सारे लोग, जैसे चेयरमैन हो गया, ये 5 मेंबर हो गए, एक मेंबर सेक्रेटरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करा है, इन सब का जो टेन्योर है वो 3 ईयर्स तक का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्चुअली करता क्या है? वो काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि आप इनका ज़्यादा नाम सुनते भी नहीं, लेकिन कभी कभी ये न्यूज़ में आते भी हैं। तो एक्चुअली देखते हैं कि ये करते क्या हैं। तो इनके फंक्शंस ये हैं कि सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुलिस के जैसे इनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जुडिशरी जैसे इनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही से सुओ मोटो अपने आप कोई ना कोई टॉपिक उठा के उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हैं और सारे मैटर्स को एग्जामिन कर सकते हैं। प्लस इसके दौरान ये बहुत सारे लोगों को समन भी भेज सकते हैं। अब ये समन कौन भेजता है? बेसिकली जो सिविल कोर्ट्स हैं वो समन भेजते हैं। इसका मतलब नहीं है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कोई जुडिशियल बॉडी हो गई या सिविल कोर्ट हो गया, नहीं। लेकिन सिविल कोर्ट की जो कुछ पावर्स हैं कि लोगों को समन भेजना, कि उनको बुलाना कि भाई तुम मेरे सामने आके बयान दो। अब मतलब जैसे अभी अन्ना यूनिवर्सिटी का केस है, तो ये अन्ना यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को बुला के क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, और उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकती है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स मंगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, वो सारी चीज़ें कर सकती है। तो जो सिविल कोर्ट्स की पावर है ना कुछ, वो इनके पास है। तो डेफिनेटली ये कोई जुडिशियल बॉडी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जुडिशियल पावर इनके पास है, इसलिए आप इसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोल सकते हो। ये इसका मतलब होता है। फाइन। एंड फिर और क्या करती है? जब कोई किसी मैटर को डील नहीं करती, तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारी अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उनको रिव्यू करती है कि क्या जो वुमेन सेफ्टी के लॉज हैं या प्रोविजंस हैं, क्या वो अप टू डेट है या नहीं, और डेफिनेटली सो मोटो एक्शन ले सकती है। लेकिन एक फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब वो इतनी पावर्स उनके पास हैं, फिर भी वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स है वो नहीं रुके, और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का आप ज़्यादा रोल नहीं सुनते। वो इसलिए क्योंकि वो जो भी रिकमेंडेशंस बनाती हैं वो मेनली रिकमेंडेटरी होती हैं, वो गवर्नमेंट पे मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, मैंडेटरी नहीं होती वो। तो अगर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पुलिस को बोला, देखो हमारी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग हमने ये कंक्लूजन निकाला है, तब पुलिस बोलेगी ठीक है, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिगेशन, बट अब हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास किसी को पनिशमेंट देने की कोई पावर नहीं है। उनके पास उनका जो फाइनल असेसमेंट है, उन्होंने जो किसी लॉ को एनालाइज करा है, तो वो गवर्नमेंट को बस एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि देखो हमने एनालाइज ये करा है, आप प्लीज़ लॉ में बदलाव करो। तो गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उसको सुने या ना सुने। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनकी जो ये पावर है, ये रिकमेंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, और ये किसी के अगेंस्ट खुद से लीगल एक्शन नहीं दे सकती। एंड दैट इज़ वाई नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, बहुत लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ एक नाम की बॉडी है, बिकॉज इवन दो इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत पावर्स हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई पावर्स नहीं है।
तो अगर आप इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दोगे तो शायद ये पावर्स भी इनके पास आ जाए। तो ये एक एनालिसिस था जो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। टीनेज गर्ल्स बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज स्पार्क्स रिफॉर्म्स इन राजस्थान विलेज। तो राजस्थान का एक विलेज है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसका नाम है करौली। वहाँ पे एक 15 ईयर गर्ल को पता चलता है कि उसके जो फादर हैं उसकी चाइल्ड मैरिज कराने जा रहे हैं। और सिर्फ उसकी ही नहीं, ये एक्चुअली 4 बहनें थी। तो जो फादर है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। जॉब लेसनेस के कारण, पैसे की कमी के कारण उनको लगा कि इन चारों बेटियों की, और चारों माइनर है बाय द वे, चारों 18 ईयर्स के अंडर हैं, उनकी शादी करा रहे थे एक ही दिन के अंदर। सो एक बहुत बड़ा मूव चालू होता है यहाँ पे। जो ये बच्ची है अपनी टीचर के पास जाती है और उनको इस पूरी इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट करती है, और फिर मल्टीपल एनजीओज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर ऐसी बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस को रोका भी जाता है। बट आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और इंडिया में एक्चुअली चाइल्ड मैरिज का सिनेरियो क्या है। देखो, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसके अकॉर्डिंग, जो 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सबसे लेटेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में चाइल्ड मैरिज की नेशनल एवरेज है 23%। 23% इज अ वेरी बिग नंबर। मतलब 4 में से एक लड़की 18 ईयर्स से पहले ही उसकी शादी हो जाती है, और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इश्यूज, विमेन सेफ्टी इश्यूज, इसकी लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये जो नेशनल एवरेज है ये काफ़ी ज़्यादा है। करौली जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, उसकी जो चाइल्ड मैरिज की रेट है वो 33% है। अब एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट ये नेशनल एवरेज आपको पता होनी चाहिए। इस ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, और मेंस में भी अगर आपको कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पॉइंट लगे कि आपको ये चीज़ इंक्लूड करनी है तो आप इसको इंक्लूड करोगे। ठीक है, बट अगेन, क्या हमारी कंट्री में कोई चाइल्ड मैरिज रोकने का एक्ट नहीं है? क्या कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है? आंसर है। 2006 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था, बट उसमें बहुत सारे लीगल लूप होल्स हैं। एक सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड जो टॉपिक है इस एक्ट का वो ये है कि इस एक्ट ने ऑटोमेटिकली किसी भी चाइल्ड मैरिज को इनवैलिडेट नहीं कर दिया। मतलब अगर चाइल्ड मैरिज होने से, ये क्या करता है एक्ट, चाइल्ड मैरिज होने वाली है और अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि भाई यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होने वाली है, तो अथॉरिटीज़ जाके उसको रोक सकती है। ठीक है, ये है। लेकिन अगर चुपके से चाइल्ड मैरिज हो गई, और यूजुअली ऐसे ही होती है, अथॉरिटीज़ को पता नहीं चलता, उनकी नाक के नीचे से चाइल्ड मैरिजेस हो जाती हैं, तो अब क्या होगा? अब ये है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज हो गई, तो वो जो एक्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली ये डिक्लेयर नहीं करता कि वो चाइल्ड मैरिज इनवैलिड है। ऐसा नहीं करता एक्ट। एक्ट ऐसा करता ही नहीं है। तो फिर एक्ट करता क्या है? एक्ट ये करता है कि जब दोनों बच्चों में से कोई एक 18 ईयर्स का हो जाएगा, 18 ईयर्स के 2 साल के अंदर अंदर, मतलब 18 से 20 के बीच में, कोई ना कोई एक जो चाइल्ड मैरिज में एक स्पाउस है, वो जाके क्या करेगा, बेसिकली अथॉरिटीज़ को बताएगा कि मेरी चाइल्ड मैरिज हुई। उसके बाद जो ये मैरिज है वो वॉइड हो जाएगी। मतलब इस एक्ट के अंदर चाइल्ड मैरिजेस वॉइड नहीं है, वो वॉइडेबल है। उनको वॉइड कराया जा सकता है बाय द चाइल्ड जब वो 18 साल का हो तब, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन जो बच्चा चाइल्ड मैरिज के अंदर बड़ा हुआ है वो उस सोसाइटी में होगा जहाँ पे कितना प्रेशर होगा उसके ऊपर। कोई बच्चा ऐसा स्टैंड कैसे ले पाएगा अपनी फैमिली के अगेंस्ट कि वो खुद कोर्ट में जाके फैमिली के अगेंस्ट ये इतना बड़ा स्टैंड ले ले? ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली। ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं होगा। इवन दो वो बच्चा लेना भी चाहेगा वो नहीं ले सकता। सो इसके कारण, क्योंकि ये डायरेक्टली वॉइड डिक्लेयर नहीं करती, बस ये ऑप्शन दे देती है कि बच्चा खुद 18 प्लस होते ही ये चीज़ कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई जो बहुत सारी चाइल्ड मैरिज है, अगर वो एक बार हो गई तो उनको रोका नहीं जा सकता फिर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मतलब वो एक तरह से अगर आप मानो तो चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे लीगल रिकग्निशन दे दी, और वो भी तब तक लीगली रिकग्नाइज रहेगी जब तक विक्टिम जो है वो एक्शन ना ले। अब विक्टिम बच्चा होता है, वो कैसे एक्शन लेगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। यहाँ पे रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लोदल विल बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज, सेज यूनियन पोर्ट्स मिनिस्टर। सो लोदल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया की सिटी रही है एंशियंट टाइम से। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा भी है तो आपको पता होगा कि लोदल एक, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड हुआ करता था उस टाइम पर। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोदल एक ऐसा रीजन था जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता था, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल जो सील्स होती थी, जो मोहरें होती थी, सील्स, उनको यूज़ करा जाता था ट्रेड करने के लिए। मतलब सील्स के स्टैंप लगाए जाते थे। तो ऐसे इंटरनेशनल सील्स इराक से
तब तो खैर इराक नहीं था, तब मेसोपोटामिया था। तो मेसोपोटामिया जो इराक में था, इराक और सीरिया में, वहाँ की सील्स यहाँ पे मिली है। और लोदल की सील्स मेसोपोटामिया में भी मिली है। तो मतलब ये एक इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो अब क्या किया गया है, लोदल को चूज़ करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के द्वारा, और यहाँ पे एक मैरीटाइम हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें इंडिया की जो पिछले आप समझ सकते हो 5,000 साल की हिस्ट्री है मैरीटाइम की, मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और अभी करंट हिस्ट्री, इसमें जो जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं उसके लिए एक समझ सकते हो एक म्यूजियम टाइप, एक कॉम्प्लेक्स टाइप बनाया जा रहा है। और उसको कौन बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो जो लोदल है वो 2400 ईयर्स 2400 बीसी में एग्जिस्ट करता था, और अभी हम 2024 में है। तो इनको आप ऐड करोगे तो दोनों मिलके आ गया 4424, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार साल पुराना ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है। एंड ये जो पर्टिकुलर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये अलग से कोई इनिशिएटिव नहीं था। ये सागरमाला जो प्रोग्राम चल रहा था उसी का ये छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब ये सागरमाला माला प्रोग्राम क्या है, इसको देखते हैं। पहले एक बार लोदल लोदल की डेफिनेशन और लोदल की जो लोकेशन है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये गुजरात का रीजन है। यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबात, और इसको कभी कभी गल्फ ऑफ कैम्बे भी लिखा होगा, एक ही चीज़ है वो दोनों। ठीक है, और यहाँ पे है लोदल। लोदल के लेफ्ट साइड से थोड़ी सी दूर से नदी जा रही है जिसका नाम है अ, भोगावो रिवर। राइट, तो मतलब ये लोदल के टच होके नहीं जाती, बाय द वे लोदल से गुजरती नहीं है, लोदल के पास से इस डायरेक्शन से गुजरती है। ऐसे ना रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी प्रीलिम्स में, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे राइट साइड में लोदल के, अब लेफ्ट राइट नहीं बोलना होता है वैसे ज्योग्राफी में, लोदल के वेस्ट साइड से जाती है भोगावो रिवर, और लोदल के ईस्ट साइड से जाती है साबरमती रिवर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको थोड़ा आइडिया रखना है, इससे आपके दिमाग में जो लोदल की पोजीशन है वो थोड़ी सी और ज़्यादा सॉलिड और कंसोलिडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सागरमाला प्रोग्राम के अंदर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, एंड डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी जो इंडिया का मैरीटाइम हेरिटेज को बताएगी। और यहाँ पे सिर्फ लाइक यही नहीं होगा, जो साउथ इंडिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट एंशियंट सिविलाइजेशन रही है, फॉर एग्जांपल मिडिवल चोलास जो रहे हैं, जिनकी मैरीटाइम हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चोला किंगडम है वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा फैला भी था। सो द थिंग इज़ कि जितना भी इंडिया का मैरीटाइम हिस्ट्री रहा है अ, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है। सागरमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका एम ये था कि जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, तो जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हमने बना रखे हैं। एक तो उनकी पोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करा जाए। अब पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने का क्या मतलब है कि ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है पोर्ट्स की, अंदर जो सिटीज़ है उससे जो पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए। पोर्ट में जो स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि आज आप कोई प्रोडक्ट पोर्ट्स में लेके गए इसका मतलब नहीं है कि आप आज ही उसको एक्सपोर्ट कर दोगे। फाइन, तो वहाँ पे कुछ स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो उसका साइज इंप्रूव करना, और कोल्ड स्टोरेज वगैरह लगाना, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी आप पोर्ट पे कुछ दिन स्टोर कर पाओगे, फिर आप उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ओवरऑल जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंप्रूव हो। दूसरी चीज़, नए नए रूट्स खोले जाएं जिससे इंडिया के जो पोर्ट्स हैं आपस में और ज़्यादा कनेक्ट हो। ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। और इंडिया का जो डोमेस्टिक ट्रेड है, मतलब जो बहुत सारी नदियों के अंदर भी क्या होता है, इनलैंड वाटरवे के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड करते हैं। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, इनकी कनेक्टिविटी बढ़ाना, यही सागरमाला प्रोग्राम का एक एम था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंप्रूव करना, डोमेस्टिक ट्रेड को इंप्रूव करना। और इसका एम ये था कि 2025 तक जो हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब जो हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो $110 बिलियन तक 2025 तक हमारा ये एम था वहाँ तक पहुँचना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। मरीन हीट वेव किल्ड 4 मिलियन अलास्का सी बर्ड्स। अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक्चुअली क्या है कि जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर भी, और एंड उसके अलावा मेंस में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उस पर्सपेक्टिव से न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ना आपको ये ध्यान रखना है, हर किसी भी टॉपिक के लिए आपको ध्यान रखना है कि आज की डेट में आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि 4 सबसे मेजर थ्रेट्स बायोडाइवर्सिटी के। ये कौन कौन से थ्रेट्स हैं सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के?
सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरे नंबर पे है पोल्यूशन, थर्ड नंबर पे है हैबिटाट लॉस। हैबिटाट लॉस क्या होता है? हैबिटाट होती है जहाँ पे स्पीशीज रहती हैं। अब स्पीशीज जिस घर में रहती हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहती है, या तो वो एनवायरनमेंट श्रिंक हो जाए, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा जंगल है, वो जंगल हर तरफ से काट दिया, तो इतना बड़ा जो जंगल था वो अब सिर्फ इतना सा रह गया। या तो हैबिटाट लॉस हो जाए कि हैबिटाट उनका श्रिंक हो गया, या फिर उनका हैबिटाट फ्रेगमेंट हो जाए। फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है कि ये एक जंगल था, तो एक जो शेर है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकता था। अब क्या हुआ, इस जंगल में बहुत सारी सड़कें बना दी, इतनी सारी, तो अब ये जो शेर है ये यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही ट्रैवल कर पाएगा, वो सड़क क्रॉस करेगा उसके चांसेस कम है। माने तो कर भी लिया तो भी वो फिर यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो इसका जो घूमने का हिस्सा है ना, ये इसका पूरा जो हैबिटाट है वो टुकड़ों में बट गया, जिसको आप बोलते हो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और जो चौथा सबसे बड़ा थ्रेट है वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यूजुअली ये जो टर्म है ये फिशरीज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, कि फिशिंग इतनी ज़्यादा करी जा रही है कि जो हमारे फिशरी रिसोर्सेज हैं वो शायद फ्यूचर में रिकवर ना कर पाएँ। तो ये सारे चारों जो है मेजर लॉसेज हैं बायोडाइवर्सिटी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जो ये न्यूज़ है पर्टिकुलरली, ये क्लाइमेट चेंज की थ्रेट वाले यहाँ पे बात हो रही है कि मरीन हीट वेव्स क्या होती हैं। देखो, मरीन हीट वेव्स वो हीट वेव्स होती हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि जब जो पूरा समुद्र है उसका जो सरफेस लेवल है, जिसको आप बोलते हो सी सरफेस, इस सी सरफेस टेम्परेचर का नॉर्मल लेवल से हाई रहना। अगर समुद्र का जो सरफेस वाटर है उसका टेम्परेचर एक एवरेज टेम्परेचर से हाई रहेगा कुछ दिनों तक या कभी कभी कुछ सालों तक, तो क्या होता है, इस सी के सरफेस के ऊपर हवा तो है ना, इसके ऊपर हवा है, एयर है, तो ये जो एयर है या फिर ये जो पूरा एयर मास है ये भी गर्म हो जाता है। और जब ये समुद्र जो है वो एक जगह टिकता तो नहीं है, जो सी सरफेस है वो घूमता रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा, तो इसके ऊपर ये जो गर्म हवा हो चुकी है इस समुद्र की सतह के गर्म होने के कारण वो भी मूव करती है। तो ये जो गर्म हवा का बहाव है इसको ही मरीन हीट वेव बोला जाता है। प्लस ये जो सी सरफेस जो गर्म है ये भी तो ट्रैवल कर रहा है, ये भी मरीन हीट वेव का ही पार्ट होता है। तो मतलब गर्म पानी और गर्म हवा का ये जो कॉम्बिनेशन ट्रैवल करता है, ऑब्वियसली बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ये खत्म कर सकता है दो तरीके से। यहाँ पे हम बात करें सी बर्ड्स की। सी बर्ड्स वो बर्ड्स होती हैं जो कि समुद्र के आसपास रहती हैं और कभी कभी तो ओशन के बीच में भी ट्रैवल करती हैं, और सी सरफेस पे बहुत सारी फिश आती है, तो उन ही फिश को ये सी बर्ड जो है कंज्यूम करती है। लेकिन क्या है, गर्म हवा के कारण या गर्म पानी के कारण ये जो फिश है इनका नंबर कम होता जा रहा है, तो सी बर्ड के लिए खाना कम होता है। दूसरी चीज, गर्म हवा के कारण समुद्र के ऊपर ये जो सी बर्ड्स हैं ये इनको भी क्या होता है, इनका भी नंबर कम होता जा रहा है, क्योंकि वो गर्म हवा के कारण इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस कभी कभी रुक जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया है कि जो अलास्का की कॉमन मुर है जिसका नाम है उरिया अलगे, ये एक सी बर्ड है, एंड इसका जो ओवरऑल नंबर है वो क्या है, 50% कम हो चुका है। और ये एक बहुत ही खतरनाक डेटा है। अगर आपको इस ये मतलब काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है और काफ़ी बड़ा एविडेंस है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का। तो अब ये जो अलास्का कॉमन मर है ये क्या है, एक स्पीशीज इन न्यूज़ सेक्शन का पार्ट बन जाता है। तो प्रीलिम्स में ये आपसे इतना सा पूछ लेंगे कि ये क्या है, तो ये एक सी बर्ड है, इतना बस आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ एग्जिस्ट करती है ये नहीं पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे अलास्का लिखा है, तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस है कि अलास्का के अंदर है, ठीक है। मरीन हीट वेव्स क्या है, एक बहुत ही इंटेंस और प्रोलॉन्ग्ड, मतलब काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक और कुछ सालों तक एक ओशन वार्मिंग इवेंट है। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे, एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है अब। ऐसा नहीं है कि पहली बार मरीन हीट वेव हो रही है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इससे क्या होता है, मास मोर्टेलिटी होती है। जो फिश है उनकी भी मास मोर्टेलिटी होती है, जो सी बर्ड्स हैं उनकी भी मास मोर्टेलिटी होती है, ठीक है। और स्पेशली जो केल्प्स हैं, कोरल्स हैं। केल्प क्या है, केल्प बेसिकली समुद्र का एक पेड़ है, और कोरल बेसिकली कोरल रीफ होती है जो छोटे छोटे मतलब माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े स्केलेटन कैल्शियम के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब क्योंकि जो पूरी लाइफ है अर्थ पे, पूरी जो लाइफ है वो टेम्परेचर, सैलिनिटी मतलब समुद्र में कितना सॉल्ट है, सैलिनिटी और जो कितनी एसिडिटी है, पीएच लेवल, इन इनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप खुद देखो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही सिर्फ 2 डिग्री आप बढ़ा दो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें पता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है सिर्फ 2 डिग्री फ़ारेनहाइट में।
और 3 डिग्री में तो ये 100 पहुंच जाएगा और आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो पूरी लाइफ है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेशली हाई टेम्परेचर से। तो अगर मरीन हीट वेव चल रही है बहुत ही लंबे टाइम तक, तो उससे क्या होता है, उससे जो सी बर्ड्स हैं और एक्वाटिक लाइफस्टाइल है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, पानी में रहने वाले, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे कैस्केडिंग ट्रॉफिक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ट्रॉफिक इफेक्ट्स और कास्काड या कैस्केड का क्या मतलब होता है? सिंपल सा इसका ये मतलब है कि एक के बदले एक के बाद एक चीज़ें होती रहती हैं। जैसे सपोज एक मैं एक ग्रासलैंड बनाया मैंने, तो एक ग्रासलैंड है, मतलब एक ऐसा रीजन है जहाँ पे घास बहुत ज़्यादा है और गिने चुने पेड़ हैं, ज़्यादा नहीं है, गिने चुने पेड़ हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे घास होती थी। अब एक बंदा आया, उसने ये सारी घास काट दी और वो चला गया अपने घर। ठीक है, तो यहाँ पे घास में बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते थे। अब घास कट गई तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो रहते थे वो क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। वो घास के अंदर छुपे हुए रहते थे, अब वो एक्सपोज हो गए। इस पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया रहती थी, तो उन्होंने क्या करा, ये जो जितने भी इंसेक्ट्स थे, अब चिड़िया को ये इंसेक्ट्स दिखने लगे, तो इन चिड़ियाओं ने सारे इंसेक्ट्स को खा लिया। फाइन। लेकिन खाते ही अब ये जो इंसेक्ट्स हैं, इनका नंबर एकदम से गिर गया। इनका नंबर एकदम से गिर गया। जब चिड़ियाओं ने इंसेक्ट्स को खा लिया, तो अब सारी चिड़ियाओं ने सारे इंसेक्ट्स को खा लिया। तो चिड़िया का आज तो पेट भर गया, लेकिन अब वो कल क्या खाएंगी? तो अब ये क्या है, चिड़ियों का नंबर कम होने लग जाएगा। फिर इनके ऊपर ईगल थी जो कि इन बर्ड्स को खाती थी। अब इन बर्ड्स का नंबर कम होने लगेगा, तो ईगल के लिए खाने के लिए कम फूड होगा, तो फिर ईगल का भी जो ओवरऑल नंबर है वो कम होने लग जाएगा। तो इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल कास्केड। तो यही जो कैस्केडिंग ट्रॉफिक इफेक्ट्स है, उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो है, लोअर ट्रॉफिक लेवल वाले स्पीशीज डिलीट होती हैं। लोअर ट्रॉफिक लेवल मतलब जो पूरा फूड चेन है, उसमें जो लोअर लेवल पे, जैसे मैंने यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात करी, तो जब भी बहुत बड़ा चेंज होता है, तो पहले जो सबसे नीचे है फूड चेन में, वो रिप्लेस होगा। फिर करते 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 जो अपर ट्रॉफिक लेवल वाले हैं, वो भी धीरे धीरे, जो टॉप प्रेडेटर्स हैं, वो भी फूड शॉर्टेज के कारण उनका भी नंबर कम होता जाता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अभी ऑलमोस्ट सारे डिफरेंट बायोडाइवर्स रीजन्स में हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वाई बेटर प्रिडिक्शन ऑफ साइक्लोन इंटेंसिटी, हैवी रेनफॉल इज नीडेड। तो यहाँ पे एक आर्टिकल ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं और उसके कारण हमें आज ज़्यादा बेटर एक प्रिडिक्शन मॉडल की ज़रूरत क्यों है, उसका यहाँ पे इन्होंने एक बेसिक सा एडिटोरियल और आर्टिकल यहाँ पे लिखा है। तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने बहुत बार बताई है, कि क्लाइमेट चेंज का एक्चुअली इम्पैक्ट होता क्या है। क्लाइमेट चेंज के दो सिंबॉलिक फीचर्स हैं। एक है कि जो नॉर्मल वेदर पैटर्न है वो हो जाता है इरेटिक, और जो नॉर्मल वेदर पैटर्न है वो हो जाता है एक्सट्रीम। दोनों का क्या मतलब है? इरेटिक वेदर पैटर्न मतलब जहाँ पे बारिश आया करती थी वहां पर आ जाता है सूखा, और जहाँ पे कम बारिश थी वहां पे आ जाती है बाढ़, फ्लड आ जाती है वहां पे। तो ये इरेटिक वेदर पैटर्न मतलब पता ही नहीं है क्या हो रहा है। फिर दूसरा है एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, कि जहाँ पे नॉर्मल बारिश आती थी वहां पे बाढ़ आ जाती, फ्लड आ जाती है, और जहाँ पे ना कम बारिश थी वहां पे एक्सट्रीमली ड्राउट आ जाएगा, एक्सट्रीम सूखा पड़ जाएगा। तो ये होता है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। दोनों ही बहुत ज़्यादा खराब है हमारी वर्ल्ड के लिए। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है और इरेटिक वेदर पैटर्न्स है, ये क्लाइमेट चेंज का फीचर है। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कैसे प्रिडिक्ट करता है कि बारिश कितनी होगी, ये नहीं होगी। वो पूरे जो क्लाइमेट है उसको मॉनिटर करता है, वेदर पैटर्न्स को मॉनिटर करता है, ओशन का टेम्परेचर और जो एयर मास का टेम्परेचर है, उसकी डेंसिटी, उसका ह्यूमिडिटी, इतना सारा डेटा कलेक्ट करता है। उसके बाद डिसाइड करता है कि उसके बाद प्रिडिक्ट करता है कि कितना जो वेदर मूवमेंट है वो क्या रहेगा। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि वेदर पैटर्न अगर इरेटिक हो गया है, तो आज आईएमडी ने आज का डेटा देख के प्रिडिक्ट करा कि कल इतनी बारिश होगी, और क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर पैटर्न इरेटिक हो चुका है, तो क्या पता ये बारिश हो भी ना, या हो तो बहुत ज़्यादा बाढ़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इसलिए हमें और भी बेटर मॉडल चाहिए। और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं देखो। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब जो साइक्लोन्स, वो साइक्लोन जो कि इंडिया के ट्रॉपिक्स के बीच में होते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है। तो इनके बीच में जो पूरा रीजन है, और यहाँ बीच में इक्वेटर आता है, तो इस पूरे रीजन को ट्रॉपिक्स बोला जाता है। यहाँ पे जो साइक्लोन इमर्ज होते हैं उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं, सिंपल। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर्स हैं, वो तो है ही। प्रॉब्लम ये है कि इवन दो जो नॉर्थ इंडियन ओशन है,
इवन दो यहाँ पे जो साइक्लोन्स है ना उनके नंबर थोड़े कम हैं और हिस्टोरिकली कम रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है, कोई साइक्लोन पहले 10 दिन रहता था, अब वो 12 दिन रह रहा है। कोई साइक्लोन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी हवा की होती थी, अब वो 150 हो चुकी है। मतलब धीरे धीरे क्या है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है साइक्लोन्स की। दूसरी चीज, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो इसलिए हम और भी ज्यादा वल्नरेबल हैं उसके लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो फॉर एग्जाम्पल एक भोला साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। इस बे ऑफ बंगाल के जो भोला साइक्लोन में 1970s में ये बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि उस कोस्ट लाइन पे इंडिया और बांग्लादेश की बहुत सारी पॉपुलेशन रहती थी, और कम पॉपुलेशन रहती थी तो डैमेज कम होता, काफ़ी ऑब्वियस है। लेकिन इसलिए जो ये वल्नरेबिलिटी है हमारी काफ़ी ज़्यादा है। अब आप एक और क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि बे ऑफ बंगाल की तो हमने बात कर ली, अरेबियन सी का क्या वहाँ पे भी साइक्लोन्स आते हैं? आंसर है यस। लेकिन हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब एक साल में ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं अरेबियन सी के कंपैरिजन में। लेकिन रिसेंटली ये देखा गया है कि अरेबियन सी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 52% बढ़ चुकी है। मतलब मान लेते हैं बे ऑफ बंगाल में एक साल में 9 साइक्लोन आए और अरेबियन सी में 2 साइक्लोन आ रहे थे, तो अब वो 3 हो गए, या फिर अगर 4 आते थे तो अब वो हो गए 6। मतलब 50% इंक्रीज है। 150% साइक्लोन अब आ रहे हैं अरेबियन सी में। और ये एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कम हो रही थी चीज वो और ज्यादा एक्सट्रीमिटी में हो रही है। अरेबियन सी में कम आने चाहिए साइक्लोन्स, लेकिन उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है अरेबियन सी में वो ट्रिपल हो गए। मतलब देखो, साइक्लोन भी मल्टीपल कैटेगरी के होते हैं। एक नॉर्मल साइक्लोन होगा, एक सीवियर साइक्लोन होगा। तो जो साइक्लोन आते थे पहली बात तो वो 50% बढ़ गए, और उनमें से भी जो सीवियर साइक्लोन होते थे वो 3 गुना और ज्यादा बढ़ गए। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। ऐसी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती है, ये चीजें आपको मेंस में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके अलावा जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, यहाँ पर क्या है, ओशन हीट बढ़ती जा रही है। ये काफी ऑब्वियस चीज है। जो हमने मरीन हीट वेव्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो यही चीज तो है। ओवरऑल जो ओशन हीट है वो भी बढ़ रही है, एंड जो वर्टिकल विंड शेयर है वो भी डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण साइक्लोन्स की क्यूमुलेटिव एनर्जी काफी बढ़ जाती है। देखो, साइक्लोन को जब ये ओशन का सरफेस है, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, तब साइक्लोन को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो साइक्लोन को 2 चीज़ें चाहिए, एक ओशन के सरफेस का टेम्परेचर अच्छा खासा हो, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी हो। इससे साइक्लोन को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। बट एक और चीज़ चाहिए, जब साइक्लोन बन गया, ठीक है, जब साइक्लोन बन गया तब जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें मान लेते हैं इस डायरेक्शन में हवा चल रही थी, ठीक है, तो साइक्लोन तो बन गया, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में इस डायरेक्शन में तेज हवा चल रही है, तो साइक्लोन ऊपर जाके ऐसे टेढ़ा हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की ये जो हवा है ये बहुत स्लो है या चल ही नहीं रही, तो साइक्लोन और ऊपर जाता जाएगा, मतलब और बड़ा होता जाएगा। तो यही है वर्टिकल विंड शेयर। तो वर्टिकल विंड शेयर मतलब जो अपर एटमॉस्फेयर में हवा की स्पीड है वो डिक्रीज हो गई। इससे क्या हो रहा है, साइक्लोन स्ट्रांग रहता है। वरना अगर ऊपर के एटमॉस्फेयर में हवा की स्पीड तेज होती तो साइक्लोन टेढ़ा हो जाता, झुक जाता, और उसके ऊपर जो ह्यूमिडिटी रहती वो कम हो जाती, तो साइक्लोन की एनर्जी कम रहती। बट ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, साइक्लोन फेंगल अभी रिसेंटली आया था, बहुत डिवास्टेटिंग था। तो यहाँ पे उसको अलग से बताया गया है कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है। साइक्लोन के लिए लो प्रेशर एरिया चाहिए। लो प्रेशर क्या है कि जो हवा है वो ऊपर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है लो प्रेशर एरिया में, ऑब्वियसली। और साइक्लोन भी तो ऐसे ही बनता है। जब साइक्लोन ऐसे बन रहा है तो लो प्रेशर एरिया उसको काफ़ी बूस्ट देता है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद ये पुडुचेरी में आके लैंडफॉल करता है। लैंडफॉल बेसिकली जब साइक्लोन जो है उसका जो सेंटर है, या उसके जो साइक्लोन का जो डायमीटर है ओवरऑल, वो जब लैंड पे आ जाता है, लैंड मतलब ओशन में वो बनता है, उसके बाद वो ट्रैवल करते 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 लैंड पे आकर जब टकराता है उसको ही लैंडफॉल बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई, फार्मर्स को लॉस हुआ, उनकी फसल जो है वो उखड़ गई, सॉइल सैचुरेशन हो गया, मतलब सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, और कोस्टल इकोसिस्टम को भी काफ़ी डैमेज यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे बिहेवियर क्या था साइक्लोन फेंगल का कि उसकी इंटेंसिटी लैंडफॉल के बाद भी जारी रही। मैंने अभी आपको क्या बताया कि साइक्लोन को क्या चाहिए, जो ओशियन है उसकी हीट प्लस उसको मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। लेकिन जब वो ज़मीन के ऊपर आ गया तब तो ना तो उसके पास ओशन की हीट है ना ही ह्यूमिडिटी है, इसलिए ज़मीन पे आते ही
लैंडफॉल बनाते ही जो साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, लेकिन हमने देखा साइक्लोन फिंगल में कि उसकी इंटेंसिटी बनी रही। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और अगेन ये किसका एग्जांपल है? इररेटिक बिहेवियर का, वेदर का, जो कि एक क्लाइमेट चेंज का फीचर है। ठीक है। फिर प्रिडिक्शन मॉडल जो था वो फेल हो गया था फोरकास्ट। सिर्फ 24 आवर जो रेनफॉल थी उसी ने ही बताया, बट ऑब्वियसली उसके बियॉन्ड जो भी प्रिडिक्ट करा जा रहा था वो हो ही नहीं रहा था। और इसके रीज़न क्या रहे? यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन डेटा हमारे पास कम है। जो ओवरऑल हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम है और जो सैटेलाइट डेटा है, जो ग्राउंड स्टेशंस हैं, उनका नंबर बढ़ाना पड़ेगा। क्लाउड डायनामिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और क्लाइमेट चेंज के कारण क्लाउड डायनामिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। गैप्स हैं बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग ट्रैक में और लैंडफॉल इंटेंसिटी में, ये देखा गया। खैर ये भी जो सेकंड पॉइंट है और जो फर्स्ट पॉइंट है उसका रिजल्ट रहा है ये थर्ड वाला। तो आईएमडी ने सक्सेसफुली प्रिडिक्ट करा लैंडफॉल तो, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि लैंडफॉल के बाद अब जो है साइक्लोन कहाँ जा पाएगा। तो मतलब हमें पोस्ट लैंडफॉल जो असेसमेंट है उस पर भी काम करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें कुछ चैलेंजेस के एरियाज हैं जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हाईलाइटेड है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। वाई इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विल बी अ टाइट रोप वॉक। तो ये एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है क्योंकि इसमें क्या करा है, इंडिया ने 2024 में जो जो फॉरेन पॉलिसी इवेंट्स हुए हैं उन सबको यहाँ पे लिस्ट कर दिया है, तो एक तरह से रिवीजन हो जाता है हमारा। तो जनवरी में क्या होता है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, ये रिपब्लिक डे परेड में आए थे। बाय द वे 2025 में इंडोनेशियन लीडर इंडिया में आएंगे, ठीक है, रिपब्लिक डे परेड अटेंड करने। सो यहाँ पे फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे परेड करने, और फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस, स्पेशली जो डिफेंस टाइज हैं, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। उसके अलावा इंडिया ने जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसके साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया था। अब ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है, मैंने इसका एक डिस्कशन भी किया था आपसे, बट बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, यूरोप में सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। यूरोपियन यूनियन में यूरोप की 27 कंट्रीज हैं, लेकिन 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर नहीं है। उन्होंने ना अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, जैसे आइसलैंड, लिख्टेनस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इन चारों ने मिलकर क्या करा, अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, और इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसी का नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। सिंपल। तो इंडिया ने इन 4 कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ही एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन करा था। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक ओकेजन पे पिछले 5 साल में 2019 में लास्ट टाइम जो है नरेंद्र मोदी एंड शी जिनपिंग मिले थे, चाइना के प्रीमियर, एंड 2024 में पहली बार उनकी मुलाकात होती है। एंड ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और हमने देखा भी कि इंडिया चाइना के टाइज इंप्रूव हुए, ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन इंडिया चाइना के बीच में जो फ्रिक्शन था वो थोड़ा कम हुआ इस साल, स्पेशली जो डेमचौक और डेप्सांग प्लेन पे डिसएंगेजमेंट की जब बातें होती हैं। फिर नेबरहुड रिलेशनशिप में बहुत सारी जो भूटान के किंग हैं और प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी काफ़ी सारी विजिट हुई इंडिया के अंदर, तो दैट वाज अ गुड साइन। देन श्रीलंका के अंदर भी ये हुआ कि श्रीलंका के अभी जो रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वो इवन दो उनका जो स्टैंड है वो थोड़ा सा प्रो चाइना है, फिर भी उन्होंने जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट की हमेशा आज तक हिस्ट्री रही है कि इलेक्ट होते ही सबसे पहले वो इंडिया आते थे, उस ट्रेडिशन को इन्होंने चालू लगा रखा। इवन दो इंडिया के बाद अभी सीधा चाइना गए, बट एटलीस्ट वो पहले इंडिया आए, तो ये एक पॉजिटिव साइन था कि शायद उनकी पॉलिसीज एक्सट्रीमली प्रो चाइना नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। बट बांग्लादेश हमारे लिए एक मेजर सेटबैक था, क्योंकि शेख हसीना के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, बट जब उनको निकाला गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज हुआ, तब वहाँ पे ये इंडिया के लिए एक थोड़ा सा स्टेप, एक सेटबैक माना जा रहा है। ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बांग्लादेश में नए इलेक्शंस होते हैं और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे इलेक्ट होकर आती है, तो इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ डेफिनेटली टाइज बना के रखने चाहिए, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए एक सेटबैक है। पाकिस्तान में बहुत टाइम बाद, लाइक पिछले ऑलमोस्ट 10 साल में पहली बार इंडिया की कोई ऑफिशियल विजिट हुई है पाकिस्तान में, और अभी जयशंकर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी समिट के लिए वो पाकिस्तान गए थे। सो ये भी एक जो हमारी ओवरऑल टेंशन्स हैं शायद उसको कम करने का एक सिंबल हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे कुछ ऐसा, चाइना के साथ तो हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे थे, अभी पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है। फिर वेस्टर्न रिलेशन में हमारी जो रिलेशन है, 2024 एक अच्छा साल नहीं रहा। 2022 और 2023 थोड़ा ठीक था, 2024 अच्छा साल नहीं रहा क्योंकि कनाडा ने हम पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि हमने कुछ खालिस्तान मिलिटेंट्स को मरवाया, जैसे निजर, एंड यूएस ने भी
इन एलिगेशंस को जॉइन करा, कनाडा की हेल्प करी, और जो जो वहाँ पे पन्नून है, एक और ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट में यूएस ने बोला कि इंडिया ने यहाँ पे कुछ कोशिश करी है। सो वेस्टर्न रिलेशंस हमारे कुछ ऐसे खास रहे नहीं 24 के अंदर स्पेशली, बट उससे पहले ठीक थे, क्योंकि 2022 2023 में इंडिया जब रशिया के साथ यूक्रेन के इन्वेजन के बाद भी इंडिया जब रशियन ऑयल खरीद रहा था, तब भी जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने इंडिया पे कुछ प्रेशर नहीं बनाया। सो दैट वाज अ गुड साइन। बट 24 इतना अच्छा साल उस पर्सपेक्टिव से नहीं रहा है। 25 बहुत एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो पॉलिसी बहुत ज़्यादा बदलेंगे। वो क्या क्या होंगी, उसके लिए एक और आर्टिकल यहाँ पे आ जाया है। तो यहाँ पे लिखा है कि ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है उसमें क्या क्या बदलाव होगा। एक्चुअली इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो इंडिया आपके यूपीएससी के काम के नहीं है, वो रैंडम यूएस पॉलिटिक्स के बारे में है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही यहाँ पे मेंशन करिए कि देखो, जो ट्रंप है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को वो फोकस करेंगे। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ये होती है कि जो अमेरिका है वो थोड़ा सा अब इनवर्ड लुकिंग हो जाएगा। इनवर्ड लुकिंग का मतलब ये है कि वो अमेरिका फर्स्ट ऐसी बातें करेंगे और अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है बताए, डेवलप्ड कंट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पूरे वर्ल्ड को डैमेज करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम तो हमारी कंट्री पे फोकस करेंगे अब। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखो क्लाइमेट चेंज आज जो हो रहा है वो डेवलप्ड कंट्रीज के कारण हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा बिना किसी रुकावट के फॉसिल फ्यूल को यूज़ करा, उसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आज हमें पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो जो पेरिस अग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, उससे वापस निकलने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि भाई हमें क्लाइमेट चेंज का जो क्लाइमेट फाइनेंस है हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप करेंगे ये चीज़ इलेक्ट होने के बाद। तो क्या है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड को नुकसान करके अपना हाथ साफ कर लेते हैं कि भाई अब हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी उसी का एक इम्पैक्ट है। इससे और प्रॉब्लम्स होगी कि जब वो प्रोटेक्शनिस्ट बनेंगे, इनवर्ड लुकिंग बनेंगे, तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी बहुत सारे लॉस का वो वायलेशन करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड जितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा हो वो करे। लेकिन जो यूएस है वो डब्ल्यूटीओ को ही क्या कर रहा है, उसके ही लॉस का वायलेशन कर रहा है ये चीज़ करके, और ये चीज़ और ज़्यादा होगी फ्यूचर में। जबकि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगने वाली है और हम पे कितने, हमारे अगेंस्ट कितने केसेस करे गए, क्योंकि हम हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एमएसपी देते हैं। तो हम पे केस करे गए डब्ल्यूटीओ के अंदर कि आप अपने फार्मर्स को एमएसपी क्यों दे रहे हो, मत दो। और यहाँ पे यूएस चला करके डब्ल्यूटीओ का जो ओवरऑल प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करेंगे, प्रोटेक्शनिस्ट और इनवर्ड लुकिंग बन के। सो ये डोनाल्ड ट्रंप की फ्यूचर में पॉलिसी रहने वाली है। तो ये इससे इन सारी चीज़ों से इंडिया को थोड़ा इशू आ सकता है। लेकिन ग्लोबल एफर्ट जो है, जहाँ पे हम इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, चाइना का जो चैलेंज है ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में, और टेररिज्म के अगेंस्ट, यहाँ पे इंडिया और यूएस साथ में और ज़्यादा कोलैब करते हुए आपको दिखेंगे। तो ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है और ये सारी चीज़ इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। तो मतलब वही है, जो भी नई अब वहाँ पे लीडरशिप आएगी उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छी बातें नहीं होंगी। चलते हैं लास्ट एडिटोरियल की तरफ। आई थिंक यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दूसरी इमेज होनी चाहिए थी जहाँ पे एक अच्छा सा एडिटोरियल है जहाँ पे लिखा था कि इंडिया की जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है वो भी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो पर्टिकुलर न्यूज़ दूसरी प्रिंट हो गई यहाँ पे। बट द थिंग इज़ कि ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। जैसे ये वाला था ना, फॉरेन जो हमारी 2024 में जो फॉरेन पॉलिसी हुई है उसका एक समरी यहाँ पे प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ पे भी जो अभी इंडिया की स्टेट ऑफ इकोनॉमी है उसकी भी एक समरी दी गई है 2025 के पहले। सो यहाँ पे अभी स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी मिक्स्ड रही है। देखो, जो हमारी पिछले साल की ग्रोथ थी जीडीपी की वो थी 8.2%, लेकिन ग्लोबली जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो थोड़ी सी डिक्लाइन कर रही थी। इसलिए ये सबको पता था कि इस साल की मतलब 24 से लेके 25 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसकी जो जीडीपी है ना वो 6.5% से 7 के बीच में ही रहने वाली है। ठीक है, और ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी थी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन जो डेटा आया है जीडीपी का क्वार्टर टू मतलब जो अप्रैल मई जून मतलब जुलाई सितंबर अक्टूबर, ये जो जुलाई अगस्त सितंबर, इन तीनों मंथ का जो डेटा है उससे पता चला है कि इन तीनों मंथ में जो हमारी जीडीपी थी वो सिर्फ 5.4% थी। मतलब हमने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करी थी कि हम 6.5 से 7% के अंदर ही रहेंगे, पिछले साल जैसा 8% क्रॉस नहीं होगा। लेकिन रियल डेटा तो 5% पर ही हम रुक गए और ये पिछले 7 क्वार्टर का सबसे लो नंबर था।
तो मतलब यहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हमें देखने को मिल रही है। एक्सेप्शनली हम ज़्यादा स्लो कर रहे हैं जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा। तो एक ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ हमें देखने को मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में थोड़ी-सी टेंशन्स बढ़ रही है। देखो क्या है, हमारी कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है और आरबीआई की एक रेंज है। आरबीआई की एक रेंज है 4% ±2, मतलब 2% से लेके 6%। ये आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन या जो प्राइस में राइज़ होता है, वो इसी के अंडर रहे। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है ना, ग्राउंड पे वो 9% से भी ऊपर है और इसके कारण जो हमारा टोटल इन्फ्लेशन है, वो 6% के इधर भी है और इधर भी है, मतलब इसी के अराउंड घूम रहा है। तो आरबीआई कुछ भी करके, जो आरबीआई का एम है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, तो आरबीआई जो है उसने रेट कट नहीं करा। रेट कट क्या होता है कि आरबीआई बैंक्स को लोन देता है रेपो रेट पर। रेपो रेट पर बैंक्स पर आरबीआई लोन देता है और बैंक्स जो है उसी के अकॉर्डिंग आम जनता को, सिटीजन्स को लोन देता है। तो बैंक, अगर आरबीआई जिस रेट पे बैंक्स को लोन देता है उसको कम कर देगा, मतलब रेट कट कर देगा, तो बैंक्स को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा और इसके बदले क्या होगा, बैंक्स भी आम जनता को सस्ता लोन, चीप लोन दे पाएंगे। अगर लोन लेना सस्ता हो जाएगा तो आम जनता और ज्यादा लोन लेगी और फिर उसको स्पेंड करेगी। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, आम जनता जितना पैसा स्पेंड करेगी उसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ते ही चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। अभी मैंने बताया कि आरबीआई की 2% से 6% जो रेंज है, इन्फ्लेशन 6% के आसपास ही घूम रहा है। तो अगर आरबीआई रेट कट कर देगा तो इन्फ्लेशन तो 7% पहुंच जाएगा, जो आरबीआई कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो आरबीआई ने इसलिए रेट कट नहीं करा अभी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में। लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि लोग पैसा स्पेंड करें, लेकिन पैसा अगर स्पेंड करेंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस छोटे से कनंड्रम में हम फंस चुके हैं और इसीलिए एक स्टैंड ऑफ हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आरबीआई के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है रेट कट करो, हमें ग्रोथ नंबर हमारा कम आए और ग्रोथ बढ़ानी है। आरबीआई बोल रही है रेट कट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन काफी बड़ा है और रेट कट करते इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी बैक एंड फोर्थ हमें देखने को मिली 2024 में। फिर बजट हाइलाइट्स, ये थोड़ा सा पॉजिटिव मूव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में कि यहाँ पे जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो 11 लाख करोड़ की थी। ये काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि ये एक पार्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट उन चीज़ों में पैसा डाल रही है जिससे और पैसा बनता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सिर्फ रोड, सड़कें वगैरह नहीं है, यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इससे क्या है कि और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, तो ये पॉजिटिव चीज़ थी। ठीक है। और जो ग्रोथ ट्रेंड मैंने आपको बताया था 6.5 से 7 के बीच में गवर्नमेंट ने सोचा था, लेकिन अभी जो डेटा 5.4 का आ गया है, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 6.5 से 7 तो नहीं, हम मानते हैं कि 6.5 तक रहेगी ग्रोथ। बट ऑब्वियसली जो रियल डेटा है वो शायद इससे कम आए। अब वो देखते हैं, होपफुली शायद, एक मैं तो चाहूंगा कि ये नंबर बढ़े ही, बट देखते हैं क्या होता है। करंट आउटलुक ये है कि हम एक साइक्लिकल स्लो डाउन में शायद जा रहे हैं। साइक्लिकल स्लो डाउन क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो ऐसे चलती है, हम अभी इस फेज के अंदर हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते हैं। आई लाइक पर्सनली आई होप कि ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा है तो फिर शायद हमें और ज़्यादा स्लो डाउन फ्यूचर में शायद देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज का जो लेक्चर था काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज संडे का एडिशन था और संडे में बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, और क्योंकि ये साल का आखिरी संडे था तो इसलिए द हिंदू ने बहुत सारी समरी बेस्ड यहाँ पे आर्टिकल्स को भी इंक्लूड करा था। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल एक सेशन था। आई होप आपको समझ में आया हो एंड आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट भी देखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड हैव अ गुड डे।